हरियाणा के करनाल में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पहले से रफाइल होता तो बालाकोट जाकर एयर स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से पाकिस्तान को सबक सिखा देते। और दफा 370 के खात्मे की हिम्मत सिर्फ बीजेपी पार्टी में ही है, कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की। सुनिए उनका पूरा बयान। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, भारत की संसद ने धारा 370 35 से हमारे ही देश का ही एक हिस्सा जम्मू कश्मीर, उसको धारा 370 35 ए के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जम्मू कश्मीर का केंद्र में बैठी हुई सरकार चाहे जितना विकास करना चाहे उसका वो विकास नहीं कर सकती। भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक देश में दो संविधान होने चाहिए कि एक संविधान होना चाहिए? चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। भारत की संसद में भी बहनों भाइयों इस पर प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इस संबंध में भारत की संसद में भी प्रस्ताव पारित पहले हो चुका था, लेकिन किसी सरकार ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कभी भी धारा 370 को समाप्त करने का साहस नहीं दिखाया। स्वागत किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। बहनों भाइयों, जिस तरीके से राफेल के बारे में, फाइटर प्लेन के बारे में समझौता किया, साहस का परिचय दिया। और आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, अब राफेल या फाइटर प्लेन आपके पास आ गई, जितनी जरूरत होगी सब आएगी। और आप समझ लेना, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देख ले, भारत ने दुनिया के किसी देश के ऊपर न तो कभी अपनी तरफ से आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश पर हम की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया। यह भारत का चरित्र है। लेकिन आत्मसुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत को हम बढ़ाते रहेंगे, ताकि कोई हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर कोई देखने का की जरूरत न कर सके। इसलिए हम अपनी ताकत को बढ़ाते रहेंगे। और वही राफेल लेने के लिए, पहला राफेल लेने के लिए अभी कुछ ही 3-4-5 दिन पहले मैं गया था बहनों भाइयों, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैं गया था। वह राफेल लेकर आया हूं बहनों भाइयों, राफेल आ गई है। और राफेल व फाइटर प्लेन केवल हवा में ही नहीं मारेगी, हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी। यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के, फाइटर प्लेन के अंदर है। यदि वह फाइटर प्लेन हमारे पास रहता तो मैं समझता हूं बालाकोट की जब घटना हुई थी, उस समय पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने की जरूरत न होती, बल्कि भारत की धरती पर बैठे बैठे ही आतंकवादी ठिकानों का हम सफाया कर सकते। और राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भरतपुर में रिटायर्ड फौजी ने खुदकुशी की है, फांसी लगाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। गोलपुरा बाईपास के पास का ये पूरा मामला है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो राजस्थान के भरतपुर से खबर आ रही है, जहां पर रिटायर्ड फौजी ने खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजूहात का हालांकि भी पता नहीं चल सका है कि आखिर किस वजह से ये इंतहाई कदम रिटायर्ड फौजी को उठाना पड़ा। गोलपुरा बाईपास के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एटा के करीब एक गोदाम में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में 5 अफराद झुलस गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मी अफराद का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जिस गोदाम में आग नमूदार हुई, इस पर पुरानी गाड़ियों को काटने का काम अंजाम दिया जाता था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भतीजी से लूट मामले में मुलजिम गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरव के पास से 66,000 नकद, 2 मोबाइल और कुछ कागजात बरामद हुए हैं। मुलजिम को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पीएम की भतीजी को 1 किलोमीटर पहले से ही टारगेट बनाए हुए थे। को पकड़ने में सक्सेसफुल रही हैं। गौरव एलियस दोनों है, ये 21 साल का है और इससे जो हमारी केस प्रॉपर्टी थी, इनका कैश सारा 56,000, दोनों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। जो स्कूटी इन्होंने यूज़ की थी कल स्नैचिंग में, वो भी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं। खबर तेलंगाना से, जहां कल खुदसोजी की कोशिश करने वाला आरटीसी मुलाजिम चल बसा। डीआरडीओ अस्पताल में रेड्डी ने आखिरी सांस ली। खम्भम में ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी ने खुदसोजी की कोशिश की थी। इस दौरान बचाने की कोशिश में उसका बेटा भी झुलस गया। झुलसे हुए ड्राइवर को हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुलाजमत से महरूमी पर ड्राइवर दिल बर्दाश्ता हो गया था, जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उसने उठाया। बीकानेर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटकों के बाद घरों से लोग बाहर निकल आए। बीकानेर और इसके आसपास का इलाका इस जलजले का मरकज बताया जा रहा है। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.5 दर्ज की गई। फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पुलिस और एसआईटी ने मुश्तरका तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। ममनुआ तंजीम सिमी के एक फरार मिलिटेंट अजहरुद्दीन उर्फ केमिकल अली को छत्तीसगढ़ पुलिस और एसआईटी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। यह मिलिटेंट 2013 के बोधगया और पटना धमाके में मुलजिम है। अजहर को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। हरियाणा के लिए बीजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया। इस मंशूर में किसान के फलाह बहबूद, बेटियों की हिफाजत, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया गया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कांग्रेस के जरिए किसानों की कर्ज माफी पर भी मनोहर लाल खट्टर ने सवाल उठाए। जनता में एक मैसेज होता है। आज मैसेज ये है कि विश्वसनीयता किस पर है। विश्वसनीयता का संकट पिछली सरकारों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ बना हुआ है। हमारे बारे में विश्वसनीयता का संकट जरा भी नहीं है। नियत का जब सवाल होता है, सब लोग मानते हैं कि कांग्रेस की बातों में कोई दम नहीं होता और किसी पार्टी में दम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की कोई बात अगर आएगी तो कम से कम ये विश्वास सबको है कि इनकी नियत साफ है। प्रश्न नियत का है। अगर नियत साफ से कोई घोषणा करेंगे लोग मानेंगे। नियत में बदनियती है तो इसको लोग नहीं मानते हैं। इतनी समझदारी हमारा जो वोटर है, हमारा जो मतदाता है, उसकी मैच्योरिटी इतनी है। मनोहर लाल खट्टर ने मंशूर जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। प्रयागराज और लखनऊ में दर्ज मुकदमों की बुनियाद बनाकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार अवस्थी ने बताया कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच से जानिब से जायदादों के खुर्द-बुर्द का सीबीआई के जरिए जांच का मुतालबा किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने योगी हुकूमत के जरिए सीबीआई जांच के ऐलान का खैर मकदम किया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकार द्वारा वक्फ प्रॉपर्टियों को बेचे जाने और खरीदे जाने के संबंध में जो सीबीआई जांच कराए जाने का फैसला लिया है उसका स्वागत करता है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड सीबीआई की जांच में सहयोग करने की दृष्टि से एक सूची तैयार कर रहा है जिसमें भ्रष्ट मुतवल्लियों ने वक्फ प्रॉपर्टियों को खरीदा है और या बेचा है अपने निजी स्वार्थ के चलते। उसमें कुछ इस तरह के भी मुतवल्ली हैं जो बहुत ऊंचे ओहदों पर भी हैं और कुछ धार्मिक ओहदों पर भी हैं। उनके नाम समेत हम भारत सरकार को अवगत कराने जा रहे हैं, प्रमाण के साथ में, सबूतों के साथ में।
दुनिया में एक जानिब दौलत की रेलपेल है तो दूसरी तरफ गरीबी, मुफलिसी, भुखमरी संगीन मसला बनी हुई है। इन हालात में अनाज की हिफाजत करें, खाना बर्बाद न करें, जायद खाने को गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। इस पैगाम को आम करने के लिए बेंगलुरु में बोहरा जमात की जानिब से रैली निकाली गई। शहर के जेपी नगर में निकाली गई इस रैली में मकामी सियासतदानों ने भी शिरकत की। बताइए आज का इस जुलूस का क्या मकसद रहा है? हम लोग हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के फोरस से इसके पहले हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और ये हमारे देश में जो समस्या है अनाज की, उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ हमारे देश में कोई भी अनाज जैसे ज़ाया नहीं होना चाहिए और कोई भी इस देश की ये जमीन, ये भूमि में कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए। ये हमारे हिज होलीनेस का मैसेज है। और जितने भी अमीर लोग हैं वो सबको ये पैगाम दिया है कि सैयदना साहब की तरफ से और तमाम इबादुल्लाह को फ़ायदा हो, इसके लिए ये खाना तकसीम हो और कोई भी भूखा ना सोए। ये पैगाम हमारे हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका का है और ये पैगाम को लेके आज हम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे साथ पूरी दुनिया है, पूरा मुल्क है और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जो भी कारज होते हैं, घर में खुशी का अवसर होता है, कोई भी खाना पकाता है घर में या फिर कोई जमात खाने में पकाता है, जो हमारा जहाँ पर भोजन होता है उसमें ऐसा बराबर से उसका इंतज़ाम होना चाहिए कि जो भी खाना बचता है गरीबों में बांटा जाए। और हमारे यहाँ दाना कमेटी कायम की हुई है सैयदना साहब ने। वो दाना कमेटी का काम ही है कि कहाँ पर भी भोजन अगर बचा है तो वो गरीबों में जाके बांटते हैं। और कभी कभी तो ख़ास सैयदना साहब फरमाते हैं कि ज़्यादा खाना पकाया जाए ताकि जो वो खाना जो बचा है वो सबके यहाँ तकसीम हो सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबको खाना खिलाओ, ये सबसे बड़ी इबादत है। तो हम लोग सबके लिए खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर बेंगलोर के अंदर कोई भी फ़र्द ऐसा ना हो कि जो भूखा सोता हो। कैसे खाना पहुंचाते हैं जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं? अभी UN वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर को, उसके लिए हमने फूड बैंक बनाए हुए हैं सभी जगह के ऊपर, मस्जिदों के अंदर, जहां पे सभी अफराद आके शिरकत कर सकते हैं और खाना दे सकते हैं। उस खाने को जहां जहां ज़रूरत है, जो NGOs काम कर रहे हैं या जो इलाकों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, उनको हम मुहैया करेंगे। क्या बच्चे, क्या नौजवान सभी इस रैली में शरीक हैं और ये कह रहे हैं कि खाना बर्बाद न करें, खाना ज़ाया न करें, अनाज की हिफाजत करें, पानी की हिफाजत करें। ये पैगाम देते हुए ये रैली बरामद हुई है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कैमरामैन नूर शरीफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर है। ताहम कई रोज से श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में सुबह के औकात में दुकानें खुल जाती हैं। आज इतवार होने के बावजूद भी श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखने को मिल रही है। लोग जरूरत जिंदगी का सामान खरीदते नजर आए। श्रीनगर के तकरीबन तमाम इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं। ताहम अमन अमान की बरकरारी के लिए कई जगहों पर दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। उधर इब्तदा में कुछ दुश्वारियों के बाद रवां बरस कश्मीर से अब सेब की बरामदात गुज़िश्ता बरस के मुकाबले ज्यादा है। हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक सेब की पैदावार में इजाफा हुआ है और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से काश्तकारों को काफी फायदा हासिल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रवां बरस सीजन के इब्तिदा में मेवाजात के हवाले से कुछ मुश्किलात पेश आईं, मगर अब बैरून रियासत की मुख्तलिफ मंडियों में मेवाजात की बरामद का सिलसिला अहसन तरीके से जारी है। सेब से लदे ट्रकों के जाने के अलावा मंडियों में काफी रश देखा जा रहा है। हुकूमत की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के काफी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। स्कीम से मकामी मंडियों में कामकाज और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो गया है। इस स्कीम के तहत सेब की बेहतर कीमत मिलने से अब काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं हो रहा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट का कहना है कि रवां बरस सेब की पैदावार में इजाफा हुआ है। अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों को 4 लाख मीट्रिक टन सेब रवाना किया गया है।
ये मकदार गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में बरामद किए गए सेब से काफी ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करेंगे, इस साल प्रोडक्शन भी ज़्यादा है पिछले साल से। इस साल बारिशें भी हुई, बर्फ़बारी भी अच्छी हुई, जो फ्रूट के लिए अच्छा है। और मैं मानता हूं कि 5 से 10% इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। पिछले साल अगर हम मान के लेंगे कि 22 लाख मीट्रिक टन है, इस साल ये 23-24 लाख मीट्रिक टन होगा। और पिछले साल से अच्छा रेट और अच्छी तरह से एक्सपोर्ट जा रहा है, कहीं रुका नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें सरकार हर लेवल पर देख रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का इशू है या चाहे और कोई प्रोक्योरमेंट का इशू है, मार्केटिंग का इशू है, हर चीज़ को देख के उसको प्लग कर रहे हैं। बगैर एमआईएस के तकरीबन 4 लाख मीट्रिक टन चला गया आज की डेट तक। पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल से ज़्यादा है। बीच में हुआ कुछ खर्चा, तो उसी लिए उस वक्त इंटरवीन किया सरकार ने और एमआईएस इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नेफेड को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि कोई डिस्ट्रेस सेल ना हो, कोई ऐसा कोई आंसर ना आए जो इस ग्रोवर का एक्सप्लॉइट करे। इस वजह से सरकार ने इंटरवीन किया और बेस्ट रेन्यूमरेटर प्राइसेस जो भी हैं एमएसपी में वो प्रोवाइड की गई। एजाज भट्ट का कहना है कि नाफेड के तहत मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अब आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रही है। भट्ट का कहना है कि कुछ शरपसंदों ने इस हवाले से गलतफहमियां पैदा की थी, जिनको दूर किया गया है। अब ज्यादा से ज्यादा काश्तकार इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने एमआईएस किया है, तो एमआईएस में भी तकरीबन 1 लाख बॉक्सेस से ज़्यादा वो तजावुज़ कर गया है और जिसमें तकरीबन 1000 ग्रोवर आज की डेट तक बेनिफिट हुए और ये सिलसिला जारी है और इसमें रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और ग्रोवर्स का ये भी इसमें डिमांड है कि आने वाले सालों में भी ये नेफेड का ये जो प्रोक्योरमेंट है ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि जो दरमियानदारी है या दूसरी चीज़ें हैं उनसे निजात मिले और अच्छी रेट मिले। जो पेमेंट है विदिन 3 डेज़ ये पेमेंट चली जाती है ग्रोवर के अकाउंट में, उसको अकाउंट देना है, आधार नंबर देना है, तो विदिन 3 डेज़ उसके अकाउंट में चला जाता है पैसा और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली उसको आना है, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट लेना है, वहाँ अपना कंसाइनमेंट उसको चेक होगा, क्वालिटी चेक होगा। लोडिंग तो हम खुद करते हैं, ये भी मैं ग्रोवर को बता दूं कि लोडिंग इनको ट्रक में नहीं करनी है, सिर्फ उनको माल लाना है, अनलोडिंग करके वहाँ प्लेटफार्म पर रखना है। नाफेड ने कश्मीर के लगभग हर इलाके में अपने सेंटर कायम किए हैं। काश्तकारों के इसरार के बाद रेट में भी इजाफा किया गया है। सेब कश्मीर की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सेब उतारने के दौरान इब्तदा में काश्तकारों को ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अदम मौजूदगी के बायस मुश्किलात का सामना रहा, मगर हुकूमत ने वक्त रहते मुदाखलत करके इस बात को यकीनी बनाया कि काश्तकारों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए शबीर अहमद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। स्टार कैंपेनर अपनी अपनी पार्टियों और उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला भी जमकर अपनी पार्टी के लिए तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से बात की हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने। देश की सियासत का एक ऐसा नाम, वो चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, त्रिपुरा हो, असम हो या फिर बंगाल, जिनके बगैर चुनाव प्रचार अधूरा रहता। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, प्रचारक हैं। ब्रांड हिंदुत्व की एक पहचान है। हमारे साथ मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ जी। उन्हीं से हम सवाल पूछते हैं। महाराज जी, महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में आपने चुनाव प्रचार किया और एक बार फिर आप निकल पड़े प्रचार के लिए। देखिए, पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरे देश के अंदर एक ही नाम की गूंज है और वह है मोदी जी का यशस्वी जो नेतृत्व। ये हम सबका सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है कि मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा का जो वर्तमान चुनाव है काफी हम लोगों के लिए आसान हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते इस यज्ञ में हम लोग भी अपना योगदान देने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद वर्सेस देशद्रोह चल रहा है, भारत वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है। एक जो पहचान है आपकी, ब्रांड हिंदुत्व की पहचान है, क्योंकि आपने जब महाराष्ट्र में शुरुआत की धारा 370 और पूरे महाराष्ट्र में यही चल रहा है कि ब्रांड योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ और देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद। देखिए, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत पहले 100 दिन के अंदर जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया जाना,
हम सब जानते हैं कि धारा 370 की समाप्ति यह 1952 से चली आ रही एक उस समस्या का समाधान का एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है, जिसकी प्रतीक्षा पिछले लगभग 70 वर्षों से देश कर रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस बात को कहा था कि कश्मीर में धारा 370 यह पृथकतावादी और अलगाववादी तत्वों के लिए एक शरणगाह बनेगी, लेकिन पिछली सरकारों ने हिम्मत नहीं दिखाने का प्रयास किया। मोदी जी ने वो साहस दिखाया और धारा 370 को समाप्त किया। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो कदम उठाए गए, पहले कार्यकाल में 2014 से 2019 के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को एक शौचालय। दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोक लगाने की कार्रवाई। एनआरसी का मुद्दा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी किसानों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। बहुत अभिनंदनीय प्रयास हैं और मुझे लगता है कि पहले कार्यकाल में लोक कल्याणकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आगे बढ़ाना, दूसरे कार्यकाल में देश की उन आकांक्षाओं को पूर्ति करना, आजादी के बाद जो एक आम जन के मन की भावनाएं थी। आगे बढ़ेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता माह सऊदी तेल तंसीबात पर हमले के बाद अब कुछ दिन कबल ईरानी तेल टैंकर पर भी हमला हुआ। हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया था। अमेरिका ने सऊदी अरब में मजीद 3000 ट्रूप्स तैनात करने का ऐलान किया था। मशरिक़ वुस्ता में हालात ठीक करने और ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाज़े को खत्म करने के लिए अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान आज ईरान और रियाज का दौरा करेंगे। वो सालसी की बुनियाद पर दोनों मुस्लिम ममालिक का दौरा करेंगे। हाल ही में इमरान खान ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा था कि इनको वाशिंगटन और रियाज ने कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के बीच सालसी का काम करें। चीनी सदर शी जिनपिंग नेपाल में हैं। उन्होंने नेपाल के सदर भंडारी के साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान नेपाल को अगले 2 सालों तक 56 अरब रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से नेपाल की तरक्याती कामों के लिए अगले 2 वर्षों के दौरान यह रकम दी जाएगी। शी जिनपिंग हफ्ते को नेपाल दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया था। शी जिनपिंग और नेपाल के सदर देवी भंडारी ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने और तरक्की और बाहिमी शराकत में ताउन करने पर इत्तेफाक जाहिर किया।